हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। ये टॉपिक बीकॉम, बीबीए, एमकॉम और एमबीए स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन में 3 वेज के क्वेश्चंस लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द वेरियस प्राइसिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज वर्थ कंसिडरिंग फॉर फिक्सिंग द प्राइस ऑफ एफएमजीएस। सेकंड वे, व्हाट आर द वेरियस प्राइसिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय इंडियन कंपनीज इन 21st सेंचुरी। थर्ड वे इज डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी अवेलेबल टू अ न्यू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। आप जब ये तीनों क्वेश्चंस पढ़ेंगे आपको ये लगेगा कि क्वेश्चंस तीनों अलग अलग टॉपिक के हैं, बट मैंने इसी तीनों क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर दिया। मतलब आप तीनों क्वेश्चन के लिए यही आंसर लिख सकते हो एंड ये सुटेबल रहेगा। जैसे आपने यहाँ देख सकती है, मैंने फर्स्ट वे के क्वेश्चन में यहाँ पे विद एग्जाम्पल नहीं लिखा है, पर जो सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पे विद एग्जाम्पल लिखा है, तो मैंने इन आंसर में एग्जाम्पल्स ऐड कर दिए। तो मतलब आपको अगर किसी भी वे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, आप ये क्वेश्चन लिख सकते हो कंफर्टेबली, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और मैंने लेंथ भी अकॉर्डिंग टू इसी मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखी कि आपके 5 और 6 पेजेस मैक्सिमम भर जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट हियर। प्राइसिंग स्ट्रेटजीज अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। आप इसको इंट्रोडक्शन की भी हेडिंग बना के लिख सकते हो या मीनिंग ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की भी हेडिंग बना के लिख सकते हो, विच यू हैव अ कंफर्टेबल। तो प्राइसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। जो प्राइसिंग है वो मार्केटिंग मिक्स का इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट होते हैं जिसको हम 4 P's भी बोलते हैं। उसमें से फर्स्ट होता है प्रोडक्ट, सेकंड होता है प्राइस एंड प्लेस एंड फोर्थ होता है प्रमोशन। इट डायरेक्टली अफेक्ट सेल रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, customer perception, competitive position of a company. A well-planned pricing strategies help business to attract customer, face competition, अचीव मार्केटिंग शेयर एंड मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। अगर आप कोई भी प्राइसिंग अपने प्रोडक्ट की डिसाइड कर रहे हो, वो एक कंपनी के सेल को भी इफेक्ट कर सकती है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है उसको भी इफेक्ट कर सकती है, उसके कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है उसको भी इफेक्ट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि एक जो प्राइस डिसाइड करना है कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक बहुत अच्छा एक सुटेबल प्राइस सेट कर लिया ना अपने प्रोडक्ट के लिए, तो वो क्या होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, परचेज करेंगे। जब उसको कस्टमर ज़्यादा परचेज करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आप जो कंपटीशन है उसको ईजिली फेस कर लेंगे, क्योंकि आपको मार्केट शेयर ज़्यादा मिल जाएगा। तो आपको ओवरऑल आपको इतना समझ आ गया कि प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक प्रोडक्ट के लिए। सुटेबल प्राइस डिसाइड करना, तो आपको अभी लग रहा होगा कि तो बहुत ईजी है डिसाइड करना, आप कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस अपनी मर्जी से कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, बट इज़ नॉट। तो हम नेक्स्ट देखेंगे प्राइसिंग डिसीजन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड, कस्टमर प्रेफरेंस, कॉम्पिटिटर प्राइस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। मैंने जैसे आपको बोला कि प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना बहुत ज़रूरी है सुटेबल, बट आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐसे प्रोडक्ट का प्राइस उठा के अपनी मन से नहीं सेट कर सकते। आपको कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। जैसे फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपको उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी लगी। अगर आपको उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट 10 रुपीज़ लगी, तो आप उसका जो प्राइस है वो 10 से ज़्यादा रख सकते हो, 10 से कम नहीं रखोगे। अगर आप उसे 10 से कम रखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लॉस होगा तो आपकी कंपनी बैंक करेंसी में चली जाएगी, डिसोल्यूशन में चली जाएंगी, तो इट इज़ नहीं काम चलेगा। तो डिमांड, अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड कम है ज़्यादा है, वो भी इफेक्ट करती है, आपको उसके अकॉर्डिंग उसका रखना पड़ता है। कस्टमर प्रेफरेंस, अगर प्रोडक्ट जो कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग है, तो आप उस प्रोडक्ट के प्राइस हाई भी रख सकते हो, कस्टमर उसे खरीदेगा। बट अगर वो कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही नहीं है, तो आपको उसका प्राइस ऑटोमेटिकली ही कम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ज़्यादा रखोगे तो कस्टमर एक तो उसके पसंद का नहीं, ऊपर से वो खरीदेगा नहीं, तो आपको ऑटोमेटिकली घाटा हो जाएगा। फोर्थ इज कॉम्पिटिटर प्राइस। आपको ये भी देखना है कि उसी सेम प्रोडक्ट का उस मार्केट में जो दूसरी कंपनी उसने उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखा है। अगर आपको उस प्रोडक्ट का प्राइस आपने 10 रखा है और जो दूसरी कंपनी है उसने उस प्रोडक्ट का प्राइस 5 रुपीज़ रखा है, तो जो बाकी कस्टमर है ना वो सब दूसरी कंपनी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वही सेम चीज़ वही हर चीज़ उसको 5 रुपीज़ में मिल रही है, आप 10 रुपीज़ में दे रहे हो, तो वो अफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, आप उसे 1-2 रुपया कम ज़्यादा रख सकते हो और उसको अफेक्ट कर सकते हो कि वो आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी का रीज़न है। गवर्नमेंट पॉलिसी, आपको ये भी देखना कि गवर्नमेंट्स बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है प्राइस के लिए, कि आपको ताकि जो कंपनी है ना वो कंज्यूमर को हैरेस ना कर सके, उसका फ़ायदा ना उठा सके, उसको मतलब एक्स्ट्रा पैसे ना चार्ज कर सके, सिर्फ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ना चले, तो वो कुछ रूल्स बनाती है, आपको वो पॉलिसीज एंड रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। सो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा कि प्राइसिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और उसको कौन से फैक्टर डिसाइड करने क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और उसको कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखने पड़ते हैं डिसाइड करते वक्त। ठीक है, लेट्स स्टार्ट इज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेजर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। हाँ, आप एक ध्यान और चीज़ देखना, मैं आपको यहाँ पे ऊपर दिखाती हूँ कि इन जो क्वेश्चंस है ना, आप इसमें ध्यान से अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या है या मीनिंग क्या है।
उन्होंने हर जगह ना आपको सिर्फ वरियस प्राइसिंग ऐसे लिखा है, डिस्कस डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, मतलब उन्होंने सिर्फ आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजी पूछा है। लेकिन आप ध्यान देंगे मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन या मीनिंग लिखा है। याद रखिएगा जब भी आप कोई भी पेपर है, कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा, बेशक उसने सीधा आपको एडवांटेज पूछ लिया और डिसएडवांटेज पूछ लिया और डिफरेंस पूछ लिया, कभी भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना। हमेशा फर्स्टली इंट्रोडक्शन लिखना है या उसका मीनिंग ज़रूर लिखना है उसका। बेशक आप 4 लाइन का लिखिए, 5 लाइन का लिखिए, इतना ज़रूरी भी नहीं कि आप इतना बड़ा लिखें, लेकिन आप 2-3 लाइन का तो कुछ ज़रूर लिखना होगा। बहुत अच्छा मार्क करता है, उन लोग को पता लग जाता है एग्जामिनर कि आपको मालूम है इस टॉपिक के बारे में, आपको इसके बारे में पता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम कहाँ थे, मेजर प्राइसिंग कॉस्ट स्ट्रेटजीज पे। इसकी फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजी है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है? द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन and adding a certain profit margin. It ensures that the company covers all कॉस्ट एंड अर्न अ प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो कंपनी है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कि जब भी कोई प्राइस डिटरमाइन कर रहे हो ना, आप उसको डिटरमाइन ऐसे करोगे कि आपकी जो कॉस्ट लगी उस प्रोडक्ट को बनाने की, उसमें आप ऐड कर दोगे कि आपको प्रॉफिट कितना चाहिए उसके ऊपर, ताकि आपको जो कॉस्ट है वो भी आपका कवर हो जाए और आपको प्रॉफिट भी हो जाए, मतलब आपका खर्चा भी कवर हो जाए और आपको उससे फ़ायदा भी हो जाए। जैसे एग्जाम्पल मैं लेके, अ मैन्युफैक्चरिंग स्पेंड ₹100 ऑन अ मेकिंग अ प्रोडक्ट, कि एक मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कि 500 रुपीज़ लगा रही है एक प्रोडक्ट को बनाने में, उसने क्या कर दिया, उस पर 20% प्रॉफिट ऐड कर दिया कि मुझे 20% प्रॉफिट तो चाहिए एक प्रोडक्ट के ऊपर। तो उसको प्राइस कितना रखेगी, 600 रखी, मतलब 500 का अगर 20% करोगे 600, तो उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखेगी, वो 600 रुपीज़ रखेगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सेकंड, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या है? द मीनिंग द प्राइस इज बेस्ड ऑन द वैल्यू परसीव्ड बाय द कस्टमर रेदर देन एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, यूजफुल व्हेन कस्टमर एसोसिएट द प्रोडक्ट विद क्वालिटी, ब्रांड और यूनिकनेस। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये है कि यहाँ प्राइस कॉस्ट पर नहीं बल्कि कस्टमर के परसीव्ड वैल्यू पर फिक्स होती है। जैसे कि आप एग्जांपल देख लो, एप्पल, आईफोन और ब्रांड कॉस्मेटिक, मतलब कि परसीव्ड वैल्यू मतलब होता है, परसीव्ड वैल्यू बाय कस्टमर होता है कि अगर जैसे आईफोन है या आप बोल दो कि लग्जरी जो स्पेंड होती है, जब आप उसको देखते हो ना तो आपके दिमाग में पहले से ये एक ब्रांड बना हुआ कि जो एप्पल आईफोन है ना वो बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है। ठीक है, बहुत ही महंगी कंपनी है और एक ब्रांडेड कंपनी है, तो आपके ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, कि ये चीज़ ना महंगी ही बिकेगी। अगर आपको कोई सस्ती में दे देता है ना आईफोन, तो आपको ये होता है कि ये डुप्लीकेटेड है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे आप कोई कॉस्मेटिक है, तो जैसे आप फाउंडेशन लगा रहे हो या आप कोई भी मतलब लिपस्टिक लगा रहे हो, लिपस्टिक देखने जाओ तो 250-300 रुपये की मेबलिन की आती है। इट इज़ बिकॉज वो कंपनी है। अगर उसी कंपनी के अगर वो प्रोडक्ट आपको 550 रुपीज़ या 60 रुपीज़ का देंगे ना, तो आपको लगा रही है तो डुप्लीकेट है, तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि वो एक परसीव्ड वैल्यू है, कस्टमर की एक ना सोच बन चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको देख के बनाना होता है कि आपका ब्रांड कौन सा, आपका लेवल कौन सा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। ठीक है, मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो फैक्टर इंक्लूड होता है ना, उसमें कॉम्पिटिटर को भी इंक्लूड करना जरूरी होता है। प्राइस आर फिक्स्ड बाय एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर प्राइस इन द मार्केट, हेल्प्स इन सर्वाइविंग इन हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज। मतलब कि आपको ये भी देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर का प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर आप यहाँ से मानो कि हमारे पास जैसे आप एग्जांपल देख लो कि टेलीकॉम ऑपरेशन लाइक जियो, एयरटेल, वोडाफोन जस्ट एडजस्ट देयर टैरिफ बेस्ड ऑन ईच अदर पार्टीज। मतलब जो जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन, यही हमारी जो सिम्स है बहुत तेज़ चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर इसमें से अगर जियो ने अपना बहुत ज़्यादा हाई कर दिया प्राइस, तो लोग जो होंगे ना एयरटेल और वोडाफोन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें से एयरटेल ने बहुत ज़्यादा कर दिया तो लोग जियो और वोडाफोन की तरफ चले जाएंगे। ये तीनों एक ही फील्ड में काम कर रही है, तो इन लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि जब एयरटेल बढ़ा रहा है तो ये लोग थोड़ा सा अपना कम कर देते हैं कि लोग इनकी तरफ चले जाएँ। ठीक है, ये इतना भी नहीं करते, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ता है और इसकी वजह से ना आप काफ़ी टाइम तक इंडस्ट्री में टिक जाते हो, क्योंकि आपको सबसे पहले तो कंपटीशन को ही डिफेंड करना पड़ता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। लास्ट फोर्थ पॉइंट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है? अ प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस एट अ लो प्राइस टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड कैप्चर अ लार्ज मार्केट शेयर। वंस कस्टमर आर एक्वायर्ड द कंपनी में इंक्रीज द प्राइस ग्रेजुअली। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका एग्जाम्पल भी आप देख लो, नेटफ्लिक्स एंड OTT प्लेटफॉर्म ऑफरिंग अ चीप ट्रायल सब्सक्रिप्शन इनिशियली। आपको ना एक पेनिट्रेशन प्राइसिंग ये होता है कि एक आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। जैसे आप काफ़ी बार ट्राई करोगे, जैसे अभी जेमिनी बहुत चला है। ठीक है, चैट GPT बहुत बार चला है, आप ध्यान से देखोगे तो उनमें ना क्या करते हैं ना वो लोग, पहले आपको फ्री ऑफर देते हैं कि आपके लिए फ्री है, तो आप उसको यूज़ करते हो। जब आप यूज़ करते हो ना, आपको उसकी हैबिचुअल हो जाती है, आप हैबिट हो जाती है उसकी कि आपको मज़ा आने लग जाता है। लेकिन उसके बाद ना वो आपको बहुत कम लिमिट सब्सक्रिप्शन देने लग जाते हैं। नेक्स्ट मंथ से 2 मंथ के बाद आपको बोलते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन लो। जब आपको आदत पड़ जाती है ना, तो आपको लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो आप एक बार ट्रायल करते हो। जैसे कई बार
तो वैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि नेटफ्लिक्स एंड OTT प्लेटफॉर्म में ना पहले आपको एक छोटा सा चीप ट्रायल ही भी दे देते हैं कि इतने में आप सब्सक्रिप्शन करा लो इनिशियली और आप इसको कर लो। बट जब नेटफ्लिक्स OTT पहले बार में करा लेते हो फिर उसके बाद आप सब मूवीज़ वूवीज सब देखते हो, फिर आपको ना मज़ा आने लग जाता है, आदत पड़ जाती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं ना अपना प्राइस बढ़ा देते हैं जब उनका शेयर मार्केट ज़्यादा लोग यूज़ करने लग जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पेट्रिशियन प्राइसिंग। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट इज प्राइस स्कीमिंग। ठीक है, प्राइस स्कीमिंग क्या है? अ हाई इनिशियल प्राइस इज चार्ज्ड व्हेन अ प्रोडक्ट इज लॉन्च, लेटर रिड्यूस्ड स्टेप बाय स्टेप, बेस्ट फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट वेयर कस्टमर्स आर विलिंग टू पे एक्स्ट्रा इन द बिगिनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल न्यू स्मार्टफोन, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। आप इसको ना एक बहुत ईजी वे में समझ सकते हो कि आपको बता दिया जाए जब कोई नई चीज़ आती है ना, जब कोई चीज़ का ट्रेंड चलता है तो वो चीज़ महंगी में मिलती है, पर जब उसका ट्रेंड धीरे धीरे कम होने लग जाता है ना तो वो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस भी कम होने लग जाता है। ठीक है, तो आप इस अकॉर्डिंग को डिमांड के अकॉर्डिंग भी बढ़ सकते हो कि अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं लोग तो वो कंपनी उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस चार्ज करके फटाफट अपना प्रॉफिट कमा लेती है। जब उनको लगता है कि अब डिमांड कम होने लगी, अब कस्टमर नहीं परचेज कर रहा, तो वो अपना प्राइस धीरे धीरे कम करने लग जाती है। जब धीरे धीरे कम करने लग जाती है तो कस्टमर वैसे भी उसको खरीद ही लेता है। तो इसको बोलते हैं, जैसे आप न्यू स्मार्टफोन आ गया, लैपटॉप आ गया, ठीक है, आप जैसे कोई भी कंपनी है तो वो अपना न्यू स्मार्टफोन करती है, तो आप सबको बड़ा चस्का होता है, पुराने फटाफट बेच के न्यू ले लेते हो, ठीक है, उसी प्राइस पे। फिर बाद में जब उसका बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर लेते हैं, कॉमन हो जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली ना अपना प्राइस जो होता है कम कर देते हैं। ठीक है, तो 6th पॉइंट इज साइकोलॉजिकली प्राइसिंग। प्राइस आर फिक्स्ड टू क्रिएट अ फेवरेबल परसेप्शन इन द कस्टमर माइंड्स। ठीक है, एक साइकोलॉजी का प्राइसिंग ये होता है कि आपके दिमाग के साथ खेलना, आपकी सोच के साथ खेलना होता है। ठीक है, ये काफ़ी चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि साथ साथ सेल्स में यूज़ होती है, जैसे कि आपको ना एक आपके दिमाग के साथ खेलना। जैसे एग्जाम्पल ₹99 इंस्टेड ऑफ 1000 सीम्स चीपर। ठीक है, ये बहुत ही वैसे तो ये बहुत ही ऐसा लगता है कि मजाक की बात है, बट आप ध्यान से देखेंगे ना कि ₹99 लिखा है इंस्टेड ऑफ 1000 सीम चीपर। आप ध्यान से देखेंगे ना 99 और 1000 के बीच में सिर्फ ₹1 का ही फर्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। बट आप जब 99 लिख लेते हो ना तो ये ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज ये लुक ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा सस्ता है। और वो स्पेशली नीचे ऐसे लिख भी देते हैं कि रुपीज़ कट करके ऐसे कि ₹1000। आप कभी सेल में जाओ या आप कभी कि कोई चीज़ ऐसे बर्गर खाने जाओ या आप ऐसे कोई जाओ किसी भी शॉप पे तो जहाँ पे सेल चल रही हो तो वो ऐसे स्पेशली लिखते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो घाटे में जाते हैं। ये काफ़ी लोगों को गलतफहमी, जब वो लिख देते हैं 50% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट आपको आज मिल रहा है, तो वो घाटे में नहीं जा रहे। वो आपको इसी तरीके से नहीं, इसी को साइकोलॉजिकल प्राइस कहते हैं कि वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं और वो तब भी प्रॉफिट ही कमाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इस साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पता लग गई होगी ईजिली। 7th इज बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग क्या होता है? 2 or more प्रोडक्ट्स आर सोल्ड टुगेदर एट अ सिंगल प्राइस लोअर देन बाइंग सेपरेटली, इंक्रीज सेल, प्रमोट लेस पॉपुलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बंडल प्राइसिंग ना काफ़ी बार यूज़ की जाती है। स्पेशली ये तब यूज़ की जाती है जब ना आपको कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है। जैसे कोई भी कंपनी है, वो कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना तो वो यूज़ नहीं करती है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे तो वैसे मैंने फास्ट फूड कॉम्बोज लिखी है, सॉफ्टवेयर पैकेज लिखा है, बट मैं आपको वैसे एक अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ कि मैं वाओ का जब भी शैम्पू लेने जाती हूँ, ठीक है, आप जब भी उसको नॉर्मल शैम्पू बोलोगे ना तो आपको उतने रेट पे ही 415 की छोटी सी चीज़ पकड़ाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप उसको बोलोगे ना कि मुझे पैकेज में दो या बंडल में, तो वो पता क्या करते हैं, आपको सेम प्रोडक्ट नहीं देगा। अब उसी कंपनी का एक दूसरे में अगर न्यू में आया है, जैसे न्यू में अगर कोई फ्रेगनेंस है उसमें कोई न्यू, या उसमें कोई न्यू क्वालिटी है, पैकेजिंग है, ऐसा कुछ बना के ना वो वही सेम प्राइस में वही मेरे को दे देंगे और विद शैम्पू देंगे। पता है क्योंकि उस आपको एक ट्रायल देते हैं। जब आप उसको ले लेते हो ना पैकेज को, आपको सस्ता पड़ता है, आप उस पैकेज को ले लेते हो, जब आप ट्रायल करते हो आपको अच्छा लगता है, फिर आप दूसरी बार जाते हो ना तो उसी प्रोडक्ट को खरीदते हो। ये जब न्यू प्रोडक्ट होते हैं ना तो वो आपको ईजिली पड़ता है। तो वही उन्होंने लिखा है कि 2 or more प्रोडक्ट होंगे, लेकिन वो सिंगल प्राइस पे देते हैं। मतलब जो आपको एक प्रोडक्ट एक जो रेट पे पड़ रहा है, अगर मैं एज्यूम्ड कि आपको, जैसे आप मान लो कि एक पेन है, जब एक पेन आप लेते हो ना तो वो एक पेन आपको ₹5 का पड़ता है, बट आप उसका जब पैकेट लेते हो ना उसमें 5 पेन्स होते हैं, लेकिन वो आपको जब पूरा पैकेट लोगे आपको ₹20 का पड़ता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि वो कुछ देना बट वो कम में देना। ठीक है, सिंगल प्राइस में देना। 8th पॉइंट इज प्रीमियम प्राइसिंग। ठीक है, प्रीमियम प्राइसिंग क्या? अ प्रोडक्ट इज प्राइस हायर टू रिफ्लेक्ट लग्जरी, स्टेटस एंड एक्सक्लूसिविटी
वर्क वेल विद निच मार्केट एंड लग्जरी सेगमेंट, ठीक है। जैसे रोलेक्स वॉचेस, गुची हैंडबैग्स, ये ना ऑटोमेटिकली प्राइसिंग प्रीमियम प्राइसिंग ऐसी होती है कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि ना उनकी प्राइस प्रीमियम ही होती है, मतलब वो हाईली ही होती है, वो उसको कम पे नहीं कर सकते। जैसे आप बोलो कि गुची के हैंडबैग्स, गुची बहुत ही महंगी एक ब्रांड है जो कि अपने हैंडबैग्स बहुत महंगे में बेचती है, उसके लाखों में, ऐसे लैक्स में आते हैं, ऐसे 50-25,000 में, लैक्स में आते हैं। रोलेक्स वॉच एक घड़ी होती है, बट उसकी जो कंपनी होती है ना, वो ब्रांड, वो कम से कम आपको ऐसे होता है कि 50,000 की या 1 लाख की ऐसे उसकी वॉचेस मिलती है, तो इसको बोलते हैं प्रीमियम प्राइस। जब वो प्राइस बहुत हाई होता है और वो सुटेबल होता है, उसका प्राइस कभी कम नहीं होता। वो चाहे डिमांड कम हो, चाहे डिमांड बढ़े, चाहे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, उनका प्राइस उतना ही रहता है। जैसे लग्जरी स्टेटस, बस स्टेटस भी आप मान सकते हो कि जैसे आप अंबानी हैं तो वो रोलेक्स की वॉच पहन रहा है, ठीक है, तो वो लोग ये यूज़ कर रहे हैं गुची हैंडबैग, लेकिन जैसे हम लोग हैं या कोई नॉर्मल है, एक मिडिल क्लास है, वो यूज़ नहीं कर रहा, तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मिडिल क्लास उनकी परचेज करे ना करे, वो अपने ही अकॉर्डिंग उस प्राइस को सेट करते हैं और वो बिकती है, वो अमीर लोग ही खरीदते हैं, ठीक है। 9th इज डायनेमिक प्राइसिंग, ठीक है। प्राइस आर फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग अकॉर्डिंग टू डिमांड, टाइम और कस्टमर सेगमेंट, ठीक है। इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो प्राइस होता है ना, डायनेमिक होता है, मतलब डायनेमिक मतलब जो चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, जो फिक्स नहीं रहता, ठीक है। अब ये फ्लेक्सिबल है, ये चेंज किसके अकॉर्डिंग होता रहता है, किस वजह से, जैसे डिमांड का इस पर इफेक्ट पड़ता है, टाइम का पड़ता है, कस्टमर सेगमेंट का पड़ता है, ये इन सब चीज़ों की वजह से ना अपना प्राइस कभी कम कर लेता है, कभी ज़्यादा कर लेता है, कभी स्टेबल कर लेता है, ठीक है। ये सब चेंज होता रहता है, कभी भी एक प्रोडक्ट का प्राइस एक वक्त पे सेम नहीं रहता, ठीक है। कॉमन इंडस्ट्री विद फ्लक्चुएटिंग डिमांड, आपको ऑलरेडी बता दिया कि कहाँ पे ज़्यादा मिलती है, जहाँ डिमांड कम ज़्यादा होती रहती है, कभी डिमांड बच जाती है, कभी डिमांड कम हो जाती है उस प्रोडक्ट की, तब होता है। जैसे कि एयरलाइन टिकट्स, होटल बुकिंग, कैब सर्विस। जैसे एयरलाइन टिकट्स, अभी आप मान लो कि जैसे वेकेशन की छुट्टियां चल जाएं, अगर बच्चों की छुट्टियां हो गई, वेकेशंस आ गई, गर्मी आ गई, तो ज़्यादा सन्ना लोग घूमना पसंद करते हैं, ठीक है, दूसरे शहरों में। तब उस वक्त क्या होता है कि एयरलाइन की टिकट, लोग ट्रैवल करते हैं तो एयरलाइन चाहिए ही चाहिए, ठीक है, टिकट ज़्यादा खरीदते हैं, होटल बुकिंग करते हैं, कैब जाने के लिए कैब की सर्विस उन्हें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जब इतने सब कस्टमर्स चीज़ की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोला, जब प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है ना, तो ऑटोमेटिकली कंपनी में प्राइस बढ़ा देता है। तो क्या करते हैं ना, ये अपनी प्राइस को बढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे समर चला गया, विंटर आ गया, ठीक है, सारे स्कूल्स ओपन हो गए, नॉर्मल आ गया, तो सब अपने अपनी लाइफ में बिजी, तब कोई नहीं घूमने जाता, कोई मतलब कोई होटल बुक नहीं करवाता, कोई कहीं नहीं जाता, तो उससे क्या होता है ना, लोग डिमांड कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यही था कि आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हो कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, डिमांड का, टाइम का, कस्टमर सेगमेंट का, ये चेंज होता रहता है, ये कभी भी अपने एक प्राइस पे टिका नहीं रह सकता है, ठीक है। 10th पॉइंट इज लास्ट पॉइंट, जियोग्राफिकल प्राइसिंग। जियोग्राफिकल प्राइसिंग क्या होता है, प्राइस डिफर अकॉर्डिंग टू द लोकेशन और रीजन ऑफ द कस्टमर, यूजफुल इन ग्लोबल मार्केट वेयर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड परचेजिंग पावर वेरी। मतलब जियोग्राफिकल आपको पता ही लग गया, हमारा देश बहुत बड़ा है, ठीक है, अपना अपना एरिया है, अपने अपने लोकेशन, अपने अपने यहाँ रीजन्स हैं, तो वो भी ये सब चीज़ें ना, इन सब चीज़ों को देख के प्राइस सेट करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अ प्रोडक्ट में कॉस्ट डिफरेंटली इन इंडिया कंपेयर टू द यूएसए। एक जो प्रोडक्ट है ना, जो इंडिया में बिक रहा है, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है जो इंडिया में बन रहा है, वो इंडिया में उस प्राइस को कम रखेगा, लेकिन जब वो प्राइस यूएसए जाएगा ना, या कोई बाहर की कंट्री में बेचेगा, तो उस प्राइस को हाई हो जाएगा, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे टैक्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उनकी जो प्राइस, उनकी जो करेंसी की वैल्यू है वो ज़्यादा है, ठीक है, वो सब चीज़ें ध्यान में रखें, उनको वहाँ ज़्यादा बेचा जाएगा। जैसे आप यहाँ पे मान लो कि जैसे आपको एग्जाम्पल दी जाती है, आपको ये चीज़ पता ही होगा कि जब भी कोई चीज़ डोमेस्टिक बनती है, ठीक है, डोमेस्टिकली बनती है और डोमेस्टिक ही एरिया में बिकती है, तो उसका प्राइस हमेशा कम होता है, और जब उसको दूसरी कंट्री में बेचा जाता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो वही चीज़ होगी कि आपको लोकेशन और रीजन ऑफ कस्टमर भी रखना पड़ता है। जैसे आप इस रीजन ऑफ कस्टमर का भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, अब कभी ना बेरका का मिल्क लेना और उसके पीछे ध्यान से देखना, उसमें ना काफ़ी नेम्स होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, ठीक है, हरियाणा, उन सब पे ना अलग अलग रेट लिखा होता है। मतलब उत्तर प्रदेश के लिए 30 रुपीज़ का है, पंजाब के लिए 32 रुपीज़ का है, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ लिखी जाती हैं। इसी को बोलते हैं कि लोकेशन और रीज़न, ये रियल लाइफ है, ये कभी पैकेट के पीछे देखना। और रीज़न भी ऐसे माना जाता है कि कोई सेम प्रोडक्ट है, लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास के लिए है तो उसके लिए थोड़ा क्वालिटी कम करके, प्राइस कम करके दिया जाता है, और सेम ही प्रोडक्ट को थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के थोड़ा ज़्यादा
महंगी में बेच भी जाता है, तो मतलब कस्टमर के ऊपर भी ये चीज़ जो होती है उसके अकॉर्डिंग भी प्राइस डिटरमाइन कर दिया जाता है, ठीक है। आई होप ये आप अंडरस्टैंड हो गए हैं। लेट्स लास्ट स्टेप इज कंक्लूजन। हमेशा याद रखना, कभी भी आप 60 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हो, शॉर्ट की मैं बात नहीं कर रही, जैसे 5, 10 उसमें तो जरूरत होता है, बट आप जैसे 15 का लिख रहे हो, 12 का लिख रहे हो, 60 मार्क्स का, ऑलवेज रिमेंबर कंक्लूजन नहीं भूलना। बेशक आप ऊपर की ही चीज़ें, यही सब चीज़ें वापस उसमें लिख दें, कंक्लूजन में वो चलेगा, बट आपको थोड़ा सा कंक्लूजन जरूर लिखना है कि आप एक ओवरव्यू, अगर एग्जामिनर ऊपर का क्वेश्चन के बाद नहीं पढ़ता, वो सीधा कंक्लूजन में आके उतना क्वेश्चन आपका कवर कर लेता है, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या लिखा है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज crucial tool of marketing management. It not only cover the cost and ensure profitability, but also builds the brand image, influence customer decision, and helps in facing competition. Company usually adopt a combination of pricing strategies depending on the type of product, stage in the product life cycle, target market, and well choose strategies become a strong competitive एडवांटेज। इसका मतलब यही है कि आप जब भी कोई भी तो हम कहाँ थे, तो इसका मतलब यही है कि ये जो है ना, द मेजर प्राइसिंग, इसका यही मतलब है कि आप जब भी कोई जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो प्राइसिंग है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसकी ये सिर्फ कॉस्ट या प्रॉफिटेबिलिटी को ही ऐड नहीं करती, ये ब्रांड की इमेज को भी अच्छी करती है, ठीक है। वो जो कस्टमर के डिसीजन है उसको भी अफेक्ट करती है, ठीक है। एक जो काफ़ी कंपनीज ऐसी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही कंपनी यूज़ करती है, जैसे जियोग्राफिकल प्राइसिंग यूज़ कर लिया, डायनामिक, काफ़ी बार कंपनीज ना इन सबका मिक्सचर यूज़ कर लेती है। जैसे मैंने लिखा ना, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है। जैसे कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर ये सारा चीज़, जैसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट, स्टेज इन प्रोडक्ट, तो वो ये भी चीज़ यूज़ कर लेती है। कभी कभी 2-3 प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को मिक्स करती है और एक प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई कर देती है, ठीक है, टाइम टू टाइम। ये भी बहुत अच्छा एक तरीका है कि कस्टमर को इंसे करने का। ये बहुत अच्छा है, मतलब एक वेल चूजन प्राइसिंग जो स्ट्रेटजीज हो सकती है ना, वो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है कि आप कोई कंपनी में स्ट्रेचेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर माई